Hello and welcome. My name is Amit and you are watching Russell Alive. तो आज मैं बात करने वाला हूँ द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं एपेक्स प्रेडेटर्स, जो कि WWE में सबसे बड़े नामों में से एक हैं। आज मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, उनके लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँगा। मैं कह सकते हैं उनका जीवन परिचय दूंगा मैं। तो ये वीडियो होने वाली बहुत ही खास, इसके बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। So don't skip this video only for continue with me. So let's begin. एक और बात, चैनल को अभी से कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दो ऑन, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो या प्रोजेक्ट डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। तो रैंडी ऑर्टन, जिन्हें हम WWE का सबसे बैडेस्ट रेसलर कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो हरामी सुपरस्टार। खैर ये तो है ही डेंजरस, चेहरे से लगता है इतना डेंजरस, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त। मतलब जिसने भी इनका नाम सांप रखा ना, एपेक्स प्रेडेटर्स, यानी कि द रैटल स्नेक, द वाइपर रैंडी ऑर्टन, भाई उसने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। वो बिल्कुल सही आदमी था और बिल्कुल सही सोचा उसने, देखी के सांप लगता आदमी। अच्छा, तो मैंने भी अब बहुत बकवास कर ली है, तो मैं भी अब पॉइंट पे आता हूँ। काफ़ी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो शुरू करते हैं। रैंडी ऑर्टन, जिनका जन्म हुआ था, सॉरी पहले मैं उनका नाम बता लूँ, असली नाम सबको पता है। रैंडी ऑर्टन के फाइनल मूव का नाम है RKO। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सबसे डेंजरस लेटर हैं ये, RKO। तो उनका पूरा नाम है रैंडल कीथ ऑर्टन, और इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल, मजाकिया दिन था, 1 अप्रैल 1980 को नॉक्सविले, टेनेसी, US में। And his grandfather name is Bob Orton, and his father name Bob Orton Jr. and his uncle name Barry Orton। यानी कि इनके दादाजी का नाम था बॉब ऑर्टन और इनके पिता का नाम था बॉब ऑर्टन जूनियर, और इनके चाचा जी का नाम था बैरी ऑर्टन। काफ़ी मिलते जुलते नाम थे सबके, और ये सारे के सारे प्रोफेशनली रेसलर थे, एक पेशावर पहलवान कह सकते हैं। फिर कोई भी बंदा रेसलर हो या कुछ भी हो, परिवार तो सबका परिवार ही होता है। परिवार में तो लोग प्रेम से ही रहते हैं, भले ये बाहर लेजेंड किलर हों लेकिन अंदर काफ़ी अच्छे थे। अब बात कर लेते हैं इनकी हाइट की। तो इनकी हाइट है, हिंदी में कहें तो 6 फीट 5 इंच, और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 196, यानी कि 196 सेंटीमीटर्स। और अब बात कर लेते हैं इनके वेट की। तो इनका वेट है 250 पाउंड, यानी कि हिंदी में 113 किलोग्राम। और इनकी वाइफ का नाम है किम मैरी केसलर, यानी कि इनकी बीवी का नाम है किम मैरी केसलर। एंड ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, यानी कि इनके पास 2 बच्चे भी हैं, और उनके नाम हैं ब्रुकलिन रोज ऑर्टन एंड अलाना मैरी ऑर्टन। अब बाहर बंदा जितना भी लड़ाकू विमान क्यों ना हो, लेकिन घर में तो ठीक से ही रहता है। और ये करंट में अभी रहते हैं सेंट चार्ल्स, मिसौरी, US। तो रैंडी ऑर्टन 3rd जनरेशन इस फैमिली रेसलर, यानी कि ये तीसरी पीढ़ी के पहलवान थे अपने फैमिली के। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, नाम थोड़ा कठिन है, आप स्क्रीन पे देख के पढ़िए, मिड मिसौरी रेसलिंग एसोसिएशन, साउथर्न इलिनोइस कॉन्फ्रेंस रेसलिंग। इसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया ओहियो वैले रेसलिंग, यानी कि OVW, जहाँ पे इन्होंने 2 बार OVW हार्डकोर चैम्पियनशिप अपने नाम किया। इसके बाद इन्होंने WWF, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जिसे हम WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इन्हें एंट्री मिली, और यहाँ से शुरू होती है इनकी करियर की अचीवमेंट्स। इन्होंने डेब्यू किया WWE में 18 मार्च सन 2000 में, और इन्होंने अपना पहला मैच करियर का जीत लिया था। और यहाँ मिल गया था एक रेसलर को उसका अपना रिंग, यानी कि एक बिना घर के आदमी को घर मिल गया था, और यहाँ से इनकी पतंग उड़ना शुरू हुई। और रैंडी ऑर्टन की अब तक की जर्नी में उन्होंने 13 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप अपने नाम किया है। ये मैं सन के साथ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं साइड चैम्पियनशिप बता दूं उन्होंने और भी क्या क्या लाइफ में अचीव किया है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने ज्वाइन किया एवोल्यूशन को
और इनकी करियर को एक अच्छी ऊंचाई मिलना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे इन्होंने अपने WWE करियर का सबसे पहला चैम्पियनशिप्स द आर्मेस्डॉन 2003 में इन्होंने एक घटिया सा पेपर भी होगा, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला चैम्पियनशिप्स जीत लिया था। और यहाँ से शुरू किया रैंडी ऑर्टन ने सारे लेजेंड्स को ठोकना, हॉल ऑफ फेमर को मारना। मतलब अब उन्हें जीतने से ज़्यादा लोगों को मारने में मजा आने लगा था। और इन्हीं हरकतों के बाद उन्हें नाम दिया गया मॉनिकर द लेजेंड किलर। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने छोड़ दिया था एवोल्यूशन को और वो अपने पुराने स्टेबलाइजर से झगड़ा मोड़ लिए थे। इसके बाद बनी दो चीटरों की एक सॉलिड टीम जिसे नाम दिया गया द रेटेड RKO। और इस टीम ने सन 2006 में जीत लिया था वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप्स, वो भी सिर्फ 77 दिनों के लिए। बेइज्जती वाला दिन है, लेकिन फिर भी बन तो गए ना। फिर क्या था, फिर तो टूटी गई RKO की रेटेड RKO टीम। उसके बाद रैंडी ऑर्टन हो गए अकेला सांप, मतलब खुला घूमने लगे फिर वो। But this decision it will not be wrong is the very right decision for in career। मतलब ये डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं, उनके करियर को बहुत ही आगे ले जाने का डिसीजन बना और वो एक ही रात में बन गए डबल चैम्पियनशिप के मालिक। पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने 2008 में एक नई टीम बनाई जिसे नाम दिया द लेगेसी, और इस टीम में थे कोडी रोड्स एंड टेड डिबियस जूनियर। पर कहाँ टिकने वाली थी ये घटिया टीम। 2010 में टूट गई ये टीम पूरी तरीके से और रैंडी ऑर्टन हो गए फिर अकेले। पर ये बन चुके थे WWE के फेस सुपरस्टार, यानी कि WWE के फेस भी कह सकते हैं हम इन्हें। और 2013 से 15 तक इन्होंने तो बस चैम्पियनशिप ही जीता था। इन सब के बाद इन्होंने ज्वाइन किया द वाइट फैमिली सन 2016 में। ज्वाइन क्या किया, आप कह सकते हैं कि वाइट फैमिली की अब दिन पुर गया था उनका, वाइट फैमिली का। पर जीजे इतनी जल्दी कहाँ करने वाले थे ये। मतलब वो कहते हैं ना कि जिसके पास सब्र हो और तजुर्बा वो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो बस इनके पास दोनों था, ये शुरू हो गया। इन्होंने द वाइट फैमिली में ब्रे वाइट के साथ टैग टीम चैम्पियनशिप्स को जीत लिया सन 2016 में। इसके बाद रैंडी ऑर्टन पे वाइट फैमिली को हो गया था भरोसा, लेकिन सांप तो धोखा देता ही है। हाँ, तो फिर धोखा भी ऐसा दिया कि ना सिस्टर रही ना ब्रिगल रही ब्रे वाइट की। अब तो दाढ़ी भी जा चुकी है। छोड़ो रे, ब्रे वाइट की बात नहीं करनी इस वीडियो में। इसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में वो पाया जो इन्होंने अपने पूरे WWE के करियर में नहीं जीता था। फाइनली ये बन गए हमारे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन सन 2018 में फास्टलैंड। और वो कहते हैं ना, बट दैट्स नॉट इनफ, इतना ही खत्म नहीं था। रैंडी ऑर्टन हमारे 2009 में और 2017 में बने द रॉयल रंबल विनर। और रैंडी ऑर्टन मनी इन द बैंक भी जीत चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है WWE में जो उन्होंने नहीं जीता। हाँ, यूनिवर्सल चैम्पियन अभी नहीं है, तो इसे काफ़ी कम लोगों ने जीता है, तो वो भी हो ना हो रैंडी ऑर्टन जीत ही लेंगे उसे। हाँ, अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करने वाला हूँ द 30 टाइम जर्नी ऑफ वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप्स इन रैंडी ऑर्टन। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने WWE के करियर में हिस्ट्री क्रिएट किया और बन गए सबसे यंगेस्ट 24 साल की उम्र में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। इसके बाद ये अगली बार बने WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन सन 2007 में नो मर्सी में। और यहाँ पे ये बन चुके थे 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। और इसके बाद ये दोबारा चैम्पियन बने सन 2011 में समर स्लैम पेपर व्यू में, और यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। और सन 2009 में रैंडी ऑर्टन बने 4 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। और इसके भी बाद वो बने सन 2009 में ही हेल इन अ सेल में WWE चैम्पियन, और इस बार ये बने 5 टाइम WWE चैम्पियन। और अब रैंडी ऑर्टन को चैम्पियन बनने की लत सी लग गई थी और ये जीतते भी गए। अगला चैम्पियनशिप इन्होंने जीता नाइट ऑफ चैम्पियंस में सन 2010 में। यहाँ पे बने वो 6 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। हाँ, पर वाइपर अभी तक थका नहीं था, इसलिए वो समर स्लैम सन 2013 में रैंडी ऑर्टन ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया और डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट बने WWE चैम्पियन फॉर द 7th टाइम।
अब शायद चैंपियनशिप को भी रैंडी ऑर्टन के पास रहने की आदत लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने हेल इन अ सेल में सन 2013 में 8 टाइम के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपना बना लिया और यही सिलसिला जारी रहा और उन्होंने रेसलमेनिया 33 में एक बार फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप 9 टाइम के लिए अपने नाम किया और सिलसिला जारी रहा। देखते ही देखते हमारे प्यारे रैंडी ऑर्टन बन चुके 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और उम्मीद कीजिए कि ड्रू मैकिंटायर से वो जीतने के बाद बनेंगे 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और सिर्फ एज अ रेसलर ही नहीं, इन्होंने फिल्में भी काफ़ी की है, एक्टिंग की दुनिया में भी इनका एक नाम है, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं ये। और बात करें कि फिल्में की तो वो काफ़ी धांसू हैं और बात करें अगर इनकी निजी ज़िंदगी की तो वो भी काफ़ी सरल और ये बंदा बिल्कुल इंजॉयफुल आदमी है। और अब मैं जाते जाते इनके फैमिली की फ़ोटो और इनके फ्रेंड्स के कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंजॉय कीजिए इसे। वैसे मुझे तो उम्मीद है कि आपने सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, फिर भी अगर आप नहीं किया तो मेरा काम है कहना प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। सॉरी बाय बोल के भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वीडियो कैसी भी लगी हो, मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन पूरा खुला आपके लिए। फाइनली बाय।